नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह जहां पढ़ाई और रिसर्च होनी चाहिए थी, लेकिन आज सुरक्षा एजेंसियों ने सबको चौंका दिया है। यूनिवर्सिटी के अंदर से यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स से एक आतंकवादी मॉड्यूल की मौजूदगी सामने आई और इस नेटवर्क में शामिल थे वही लोग जिन पर पूरा समाज भरोसा करता है, मतलब डॉक्टर्स। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से आए 4 डॉक्टर बिना किसी सरकारी अनुमति, बिना मेडिकल रजिस्ट्रेशन और बिना बैकग्राउंड जांच के वर्षों तक हरियाणा में काम करते रहे और इसी दौरान वो आतंकी साजिश को आगे बढ़ाने लगे। मैंने पिछली बार एक टीवी चैनल पर कहा था कि कोई भी अगर किसी को एम्प्लॉय रखता है, किसी को अपने यहाँ पर नौकरी देता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई कंपनी हो या कोई भी फैक्ट्री हो, उसके अंदर में चाहे वो लेबर का व्यक्ति है, चाहे वो कोई अधिकारी है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड चेक होना कंपलसरी होता है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको जो हायर कर रहा है उसकी। मतलब इस यूनिवर्सिटी जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसकी जिम्मेदारी थी कि वो इन डॉक्टरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये कैसे हुआ, ये जो सारा हुआ ये हुआ किस तरह से था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, इसके नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रैक्टिस या जॉब करना चाहता है तो उसे 2 चीजें करनी होंगी या करनी होती हैं। पहली, पुराने राज्य से एनओसी लेना, दूसरी, नए राज्य की मेडिकल काउंसिल में दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन इस मामले में चारों डॉक्टरों ने यह प्रक्रिया पूरी ही नहीं की, ना एनओसी ना रजिस्ट्रेशन, और फिर भी वे यूनिवर्सिटी में क्लास लेते रहे, रिसर्च करते रहे और अल फलाह यूनिवर्सिटी भी चुप रही क्योंकि ये उनकी अपनी मानसिकता के लोग थे और ये संवेदनशील रसायनों तक पहुंच भी रखते थे। ये सत्य है बिल्कुल। चलिए जानते हैं कि ये कौन थे 4 संदिग्ध डॉक्टर। पहला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई। ये जेएनके मेडिकल कॉलेज में रजिस्टर्ड है, लेकिन बिना किसी परमिशन के हरियाणा पहुंचकर फिजियोलॉजी पढ़ाने लगा। जांच में वो सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आया। दूसरा था डॉक्टर आदिल अहमद राठर। अक्टूबर 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। हरियाणा में आकर नौकरी शुरू की, लेकिन किसी भी मेडिकल अथॉरिटी को इसकी जानकारी नहीं दी। तीसरा था डॉक्टर शाहीन शहीद। यूपी में रजिस्टर्ड 2021 में अल फलाह यूनिवर्सिटी में यह व्यक्ति फैकल्टी बना, लेकिन उसने भी यूपी से एनओसी नहीं ली। आगे पता चला कि उसने 9,17,000 रुपये नगद देकर के ब्रेजा कार खरीदी। यह भी जांच का विषय बन चुका है। और चौथा नाम डॉक्टर मुजफ्फर अहमद। ये काजी कुंड निवासी और बिना किसी औपचारिक अनुमति के हरियाणा में एक्टिव था। अब बात सिर्फ गलत रजिस्ट्रेशन की नहीं है। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में खतरनाक रसायनों की बड़ी मात्रा में खरीद फरोख्त हुई और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जबकि नियम बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि मेडिकल कॉलेज में केमिकल की खरीदारी, उसका उपयोग और अनुमति का पूरा रिटर्न रिकॉर्ड होना जरूरी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी ना नियमों की परवाह हुई ना सुरक्षा की। और इसी मामले में एक और नाम सामने आया, डॉक्टर निसार। यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर निसार का भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी सुरैया को भी नौकरी दी और उनकी बेटी वहीं पर, मतलब अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में एमबीबीएस कर रही थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, डॉक्टर निसार गायब हो गया वहां से। फोन स्विच ऑफ, कोई संपर्क नहीं। अब सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पत्नी और बेटी के मोबाइल जब्त कर लिए और उनके कॉल और चैट रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि किन किन लोगों से कांटेक्ट में थे। और इसी दौरान मेडिकल विंग के स्टाफ से भी पूछताछ हुई है। एक वार्ड बॉय को हिरासत में लिया गया है और उससे डीपली पूछताछ की गई है। धोज गांव के मुस्तफा नाम के एक व्यक्ति से पूछताछ हो रही है।
जो यूनिवर्सिटी में बेड अलॉट करने पर तैनात था, और पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया। यह जो पूरा ऑपरेशन है सुरक्षा एजेंसियों के लिए इतना संवेदनशील है क्योंकि ये लोग जो डॉक्टर थे ये मेडिकल रिसर्च में शामिल थे, लैब और केमिकल्स तक पहुंच रखते थे, और उनका बैकग्राउंड किसी ने चेक नहीं किया। यानी अगर ये मॉड्यूल समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो ना जाने इसकी परिणति कितनी खतरनाक हो सकती थी। एनएमसी ने नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अब इस घटना को गंभीरता से लिया है, और आयोग ने कहा है कि इंटर स्टेट डॉक्टर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और कड़ा किया जाएगा, मेडिकल संस्थानों को नई गाइडलाइन दी जाएगी, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत रिपोर्ट अनिवार्य होगी। लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या हमारे मेडिकल संस्थान बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को गंभीरता से लेते ही नहीं? क्या कोई भी डॉक्टर बिना एनओसी और बिना गवर्नमेंट रिकॉर्ड के किसी भी राज्य में सीधे जॉब शुरू कर सकता है? क्या संवेदनशील केमिकल की सप्लाई पर किसी की नजर नहीं होती? और सबसे अहम, क्या देश की सुरक्षा इतने कमजोर तंत्र पर टिकी हुई है? अल फलाह यूनिवर्सिटी का यह मामला सिर्फ एक संस्थान की चूक नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि देश में डॉक्टरों की इंटर स्टेट मूवमेंट, वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन, ये जो प्रणाली है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। 4 लोग, कई साल, संवेदनशील लैब, बिना जांच और योजना, आतंक की। अगर इस खुलासे से भी हमने अब भी सबक नहीं लिया तो अगला झटका शायद और बड़ा हो सकता है। जो ये सबक तैयार हो रहे हैं कि हम अब ये करेंगे, ये पहले कहां थे? होना ये चाहिए था कि जो भी स्टेट है उस स्टेट को अपने अंदर, उस स्टेट में जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, जो जो भी इस टाइप के व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर में है, उन सब की समय समय पर वेरिफिकेशन होनी अनिवार्य है। उनको अनिवार्य इनकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए जिससे कि चीजें फिल्टर होती रहें और इस टाइप की कोई भी घटना अंजाम ना ले। सोचना यह है कि हमारी सरकारें क्या एक्शन लेंगी? क्या जिस तरह से कुछ राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, मेरा उनके लिए जवाब है कि सुरक्षा एजेंसियां अगर एक्टिव ना होती तो इसका खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वेरिफिकेशन के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग टाइम टू टाइम इनको चेक करने के लिए जिम्मेदार हैं, इस टाइप के संस्थानों को, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें पूरा तंत्र शामिल हो, उसको इस तरह खुली आजादी किसने दी? सवाल ये है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।